सो हेलो गाइस, हम लोग एक नया क्वेश्चन लेके आ चुके हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, जहाँ पे हम लोग आज सॉल्व करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का एक क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले इस प्लेलिस्ट में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम था और जहाँ ओरिजिन पे रखा था फोर्स ऐसे लग रही थी। तो हमने उस पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है F3, उसका एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट निकाला था। ओके, यहाँ पे ये वीडियो नंबर 2 है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द व्हील एंड एक्सल सिस्टम शोन राइट, ये इस पे फोकस मत कीजिए, इस पे फोकस कीजिए। दिस इज व्हील एक्सल सिस्टम दे रखा है आपको एक, ठीक है। और हमें ये एक कंडीशन बतानी है सच दैट इट मेक्स सिस्टम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो पहले तो मुझे ये चीज़ आप रिकॉल कीजिए कि व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट मीन्स व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। ओके, रेस्ट मतलब वेलोसिटी जो है क्या है, जीरो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब आप कह सकते हैं मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, नेट फोर्स। ओके, और नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो है अगर हम रोटेशनल डायनामिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बॉडी रोटेट कर रही है। वाई? बिकॉज हमें व्हील एक्सेल सिस्टम दे रखा है। दिस इज द स्मॉल सर्कल, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज एक्सेल और ये क्या है, व्हील है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें व्हील और एक्सेल सिस्टम में क्या होता है अगर मैं आपको दिखाऊं। सो दिस इज व्हील एंड एक्सेल सिस्टम। ये व्हील ये है और इसका ये छोटा, ये जो छोटा सर्कल है ये एक्सेल है। इसमें होता क्या है कि व्हील और एक्सेल दोनों ऐसे जुड़े होते हैं कि सच दैट जैसे ये एक रॉड है लंबी, ठीक है। ओके, ये इससे अटैच है। अगर आप इसका साइड में से देखें तो ऐसा है कि ये एक एक्सेल है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा एक सर्कुलर, इससे ये बंधा हुआ सेंटर से, सच दैट दोनों की जो एक्सेस है वो सेम है, ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज योर व्हील, ठीक है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। और दिस इज आपका एक्सेल है जो कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है दिस इज स्मॉल आर। ये एक्स की एक्सेस है, रोटेशन पास हो रही है, ठीक है। तो जब क्या है मैं व्हील घुमाता हूँ ना, तो ये ये क्या बोलते हैं, ये जो हमारा एक्सेल है ये भी रोटेट करता है जब मैं व्हील को रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं व्हील को रोटेट करूंगा मीन्स मैं इस पर एक फोर्स लगाऊंगा। तो जो व्हील क्यों रोटेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो वो जो टर्निंग इफेक्ट क्या है, वो टॉर्क है। तो जब ये व्हील घूमेगा, लेट सपोज दिस इज द व्हील, मैं इसको घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहाँ पे ये एक्सेल जुड़ा हुआ है। इसका रेडियस है स्मॉल आर और इसका रेडियस है व्हील का कैपिटल आर। तो जब मैं टॉर्क, मैं कह रहा हूँ कि जब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड हैं कि इनकी कॉमन सेंटर है, एक्सिस भी इनका कॉमन है, और जब ये दोनों रोटेट करते हैं तो इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये तीनों चीज़ें भी सेम होंगी। ये तीनों चीज़ें सेम है तो इनकी जो टॉर्क है वो भी सेम है। दोनों पे टॉर्क सेम होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, बड़े वाले व्हील पे मैं घुमाऊंगा तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा। सो टर्निंग टॉर्क इज व्हाट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अगर मैं फोर्स दे रहा हूँ एफ इन, ओके, एफ इन लेट्स से, सो जो मेरा जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, एफ इन इंटू आर। ओके, एंड जो इस पे जो टॉर्क लगेगा छोटे वाले सर्कल पे, अगर कोई टॉर्क होगा, कोई इस पे फोर्स लगाएगा तो वो कितना होगा, वो होगा टॉर्क लेट्स से एफ टू, दिस इज लेट्स से एफ वन, दिस इज एफ टू एंड स्मॉल आर। सो एफ वन आर इक्वल्स टू एफ टू आर। ये इस सिस्टम में होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। एफ वन आर इक्वल्स टू एफ टू आर, ये जो टॉर्क होता है सेम होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये जो पुली, ये जो हमारा एक्सेल और व्हील सिस्टम है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स दैट, अभी सपोज करो कि जैसे ये हमारा एक्सेल है, ये हमारा व्हील है, और हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, नॉट इन दिस, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स हमारा कौन लगा रहा है, एम टू। एम टू लटका हुआ है मास इससे, तो ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स वेट एम टू जी। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रही है ना, यहाँ पे इसका रेडियस है कितना दे रखा है, बी है। तो जो टॉर्क लगेगा इस पे वो कितना होगा, आप कहेंगे कि इट्स बी इंटू एम टू जी। ओके, अब यहाँ पे अगर कोई वेट अटैच नहीं है, अगर मुझे बताओ यहाँ पे भी एक वेट अटैच होगा, यहाँ पे इस तरफ में एक वेट अटैच होगा, तो क्या होगा, तो ये भी फोर्स डाउनवर्ड में जाएगा, ठीक है, और दोनों मिलके इसको खींचेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है ना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है
कि जो वेट लटका है वो यहाँ पे लटका है इस तरफ में। तो जब मैं इसको इस तरफ में खींचता हूँ, M2G को मैं इस डायरेक्शन में खींचूंगा, इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा, तो ये जो पुली है ये भी इस डायरेक्शन, ये जो एक्सल है ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये रोप क्या आ जाएगी, ये ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे जो वेट लटका है M1G, ये ऊपर नहीं जा रहा है। ये सॉरी M1G नहीं, या जो M1G फोर्स है ये अपना भी ये कर रहा है, ये नीचे ऊपर नहीं जा रहा है, ये तो नीचे खींच रही है। टॉर्क जो है यहाँ पे इस तरफ में लग रहा है, एक्सल भी इस तरफ में घूमेगा, पर ये जो M2G है, ये रस्सी जो एक्सल से बंधी है, ये ऊपर नहीं जाएगी। वाई, क्योंकि सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो हमें वही चीज़ निकालना है कि क्यों नहीं जा रही है। ठीक है, तो अब लेट्स से दो सिचुएशंस कंसिडर कीजिए फिर से। ये हमारा एक्सल है, ये हमारा व्हील है। सबसे पहले हमने कहा कि हमने ये एक वेट लटका दिया M1। ठीक है, अब ये M1 क्या करेगा, ये फोर्स नीचे लेके जाएगा, ये इस तरफ में घुमाएगा। यहाँ पे अभी कोई नहीं, व्हील से कुछ भी अटैच नहीं है। ठीक है, व्हील इज फ्री टू रोटेट। तो ये M1 इसको नीचे लेके जाएगा, तो ये व्हील भी ऐसे घूमेगा, इसे ऊपर घूमना चाहिए। ठीक है, दूसरा केस ये है कि ये हमारा वही व्हील है, ये हमारा एक्सल है, और यहाँ पे हमने वेट M2 लगा रखा है। M2 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ में घुमाएगा। ठीक है, एक्सल भी इस तरफ में घूमेगा, बिकॉज दे आर बोथ कनेक्टेड रिजिडली। तो अगर M1, अगर फर्स्ट केस में देखा जाए, तो अब आपके पास M2 नहीं है। ठीक है, तो M1 इसको नीचे जा घुमाएगा। ठीक है, सेकंड केस में क्या क्या हो रहा है कि ये जो M2 है, ये इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, मतलब इसका टर्निंग इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज में। इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज होगा। एक्सल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब ये कह रखा है कि यहाँ पे हमने एक मास, थर्ड केस में उनने क्या किया कि वही चीज़ है पूरा, यहाँ पे आपके पास लगाया M2G, M2 लगाए, यहाँ पे आपके लगाए, सॉरी दिस इज M1 एंड दिस इज यहाँ पे लगाया M2। अब वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो घूम ही रहा है, मतलब यहाँ पे जो नेट टॉर्क है वो है ज़ीरो। नेट टॉर्क ज़ीरो, मतलब यहाँ पे जो टॉर्क इसकी वजह से M2 की वजह से लग रही है इस व्हील पे, वो किसके, उसका जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर है, M1 की वजह से, जो M1 की वजह से टॉर्क लग रही है यहाँ पर इस एक्सल पे। तो हम क्या करेंगे, टॉर्क ऑन एक्सल ड्यू टू M1 इज इक्वल्स टू टॉर्क ऑन व्हील ड्यू टू M2। दिस इज द थिंग। सो टॉर्क ऑन एक्सल कितनी लगेगी, ये कितना, इसका रेडियस कितना A है, सो ये हो जाएगा A इंटू दिस इज फोर्स M1G इज इक्वल्स टू टॉर्क ऑन व्हील कितनी लग रही है, फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट ऑफ M2, तो ये लगेगा M2G, और रेडियस इंटू M2G टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, G से G कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास आएगा AM1 इक्वल्स टू BM2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन for this system to be in static equilibrium. Okay, so as you can see AM1 equals to BM2, option B is the correct answer. तो हमने ये क्वेश्चन दिया था, वैसे तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का ही था, पर मैंने थोड़ा टाइम लिया इसको समझाने के लिए। यहाँ पे आपको टॉर्क कैलकुलेट करनी थी, यहाँ कितनी लग रही है और यहाँ पे कितनी टॉर्क लग रही है, ये दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर ये M1 इस साइड लटका, अगर इस साइड लटका होता M1, तो ये दोनों मिलके इसको घुमाते। ठीक है, एक तरफ ही पूरा फोर्स जाता, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में लगता पूरा। ठीक है, बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये व्हील जो है वो इस डायरेक्शन में घूमना चाहता है ये फोर्स की वजह से, और ये M1 क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना चाहती है। ठीक है, बट दोनों एक दूसरे की फोर्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दैट्स वाई द सिस्टम इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो दैट्स वाई वी डिड B इंटू M2G is equals to A into M1G. Okay, so it implies M2B is equals to M1A. This is the required condition for this system to be in equilibrium. Okay, yeah, so that's how we did this solution. Thank you for watching. We will bring more such questions. Thank you.